हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मुझे पता है बहुत दिन हो गया है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूं। और मैंने बहुत सी वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। जब मेरे चैनल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब मैं इन सभी वीडियो को पब्लिश कर दूंगी। तब तक चाहे तो आप मेरे एक न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं उस चैनल पर स्टोरी शेयर करूँगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरे पुराने चैनल को डिलीट मत करना, जो मेरा फर्स्ट चैनल है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मैं उस पर भी स्टोरी शेयर करूँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में मारियस के फादर जेन रोंग के नेक के निशान को देख के कहते हैं, यह निशान बहुत ताज़ा लग रहा है। तब मारियस कहता है, जेन हिट में था तो मैं उसे फिर से मार्क करने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार हमने एक दूसरे को बहुत याद किया। ये बोलने के बाद मारिया जेन को साइड हक कर लेता है। तब उसके फादर उन दोनों को ऐसे देखकर हंसते हुए कहते हैं, कितना अच्छा है, तुम दोनों हमेशा की तरह बहुत प्यारे हो। इस विषय पर बोलते हुए मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वो उन्हें एक लेडी से मिलवाते हैं और कहते हैं, आओ और अपनी माँ को ग्रीट करो। वो लेडी भी उन दोनों को अपना परिचय देती है और कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम जुआना झुआंग है। उस लेडी को देखकर लगता है वो बहुत सैड है। मारियस के फादर उसके शोल्डर को स्क्वीज करते हैं। मैं बता रही हूँ, ये मारियस के फादर ना बहुत ही बुरे इंसान है। जरूर उसने इस लेडी के साथ भी वही किया होगा जो उसने मारियस की मॉम के साथ किया था, मतलब जबरदस्ती मार्क किया होगा। और एक बार जब अल्फा और ओमेगा के बीच मार्किंग हो जाती है तब तो उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। तब वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, और अगर वे अलग हो जाते हैं तो ओमेगा को बहुत परेशानी होती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मारियस की मॉम को कितना सफ़र करना पड़ता है उस मार्क की वजह से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टोरी में आते हैं। मारियस उस लेडी को देखकर सोचता है, वह एक ओमेगा है, मेरी माँ की तरह। वह एक टूटे हुए एहसास को बयां करती है। ये सोचने के बाद वो उस लेडी को मॉम कहता है। फिर उसके फादर उन लोगों से कहते हैं, चलो चले, मतलब वे लोग एयरपोर्ट पे है ना, तो घर जाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ मारियस के फादर डॉक्यूमेंट्स देखते हुए मारियस से कहते हैं, क्या तुमने अभी तक लंदन रियल एस्टेट के साथ कोई डील सिक्योर किया है। मारियस अपने हाथों को क्लिंच करता है और कहता है, अभी तक नहीं। ये सुनते ही उसके फादर उसे जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। तब मारियस कहता है, मैं इसे जल्दी ही पूरा कर लूंगा। उसके फादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, अगर तुमने 4 साल पहले मेरी बात सुनी होती और ओल्ड हुओ के पोते को मार्क किया होता तो यह डील बहुत पहले ही तय हो गया होता और तुम्हें वो थप्पड़ नहीं खाना पड़ता। ये सब कहने के बाद वो उसके ऊपर वो पेपर फेंक देते हैं और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। जब मारियस वहाँ से जाने लगता है तब उसके फादर उससे कहते हैं, आज रात के खाने के लिए जेन को साथ ले आओ। मारियस कहता है, समझ गया। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। शाम को मारियस जेन के साथ अपने फादर के यहाँ आया होता है। खाने पर बुलाया होता है ना उसके फादर ने, इसलिए मारियस जेन रोंग से कहता है, मेरा हाथ थाम लो, हमें अपने एक्टिंग को विश्वसनीय बनाना होगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वे दोनों कपल होने का नाटक कर रहे हैं। जेन रोंग ठीक है बोलकर मारियस का हाथ थाम लेता है। फिर वे दोनों डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं। वहाँ पर कैलम जी को देखकर वे दोनों फ्रीज हो जाते हैं। कैलम भी उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है, शायद 3 साल। जेन रोंग कैलम को देखते ही मारियस का हाथ छोड़ देता है और अपना हाथ वापस ले लेता है। वो बहुत सैड हो जाता है। फिर मारियस कैलम से पूछता है कि भाई आप कब वापस लौटे। तो कैलम मारियस का बड़ा भाई है, ठीक है। कैलम उन्हें बताता है, आधे महीने पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें फोन करने से पहले अपना काम निपटा लूं, लेकिन फादर को पता चल गया और वे मुझे घसीट कर रात के खाने पर ले आए। मारियस कहता है, क्या ऐसा है। और फिर अपने मन में सोचता है, विक्टर यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि जेन और मुझे निशाना बनाया जा सके। विक्टर उसके फादर का नाम है, ठीक है। फिर कैलम जेन को देखता है और झूठी स्माइल के साथ कहता है, तुम इतने वर्षों में कैसे रहे। ये सुनकर जेन के आंखों में आंसू आ जाता है। अब हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जेन के माता पिता दोनों ही जी परिवार के लिए काम करते थे और कभी कभी जेन को जी परिवार के स्टेट में लाते थे। ज्यादातर समय जेन चुपचाप वर्क रूम में अपना बुक रीड करता था, जब तक कि वह 13 साल की उम्र में पहली बार हीट में नहीं गया। यह उसका पहला हीट साइकिल था। उसे बहुत हॉट फील हो रहा था। वो सोचता है, क्या हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी शून्य हो गया है। फिर वो जैसे तैसे करके उस रूम से बाहर आता है और सोचता है, मुझे जल्द से जल्द मॉम को ढूंढना होगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे कोई आता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके साथ
साथ जबरदस्ती करने लगता है। साथ ही उससे कहता है तुम हीट में हो और इधर उधर भाग रहे हो, तुम जानबूझकर किसी मैन को सेड्यूस करने का कोशिश कर रहे हो, है ना? क्या ऐसा नहीं है? जेन डर जाता है, वो चिल्लाकर मदद मांगने लगता है और उससे कहता है मैं ऐसा नहीं कर रहा था, प्लीज कोई मेरी मदद करो। तभी कोई आता है और उस आदमी का कॉलर पकड़ के जेन से दूर कर देता है और उसे एक जोरदार घुसा मार के उसे दूर फेंक देता है। ये कैलम था। कैलम गुस्से में उस मैन को गाली देता है और फिर कहता है अरे तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। फिर वो जेन के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। जेन बहुत डरा हुआ था, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ पैर चला रहा था और गलती से कैलम को नाखून मार देता है। कैलम इससे गुस्सा नहीं होता बल्कि वो उसे कंट्रोल करता है। वो उससे कहता है डरो मत, मैं बीटा हूँ इसलिए मुझ पे ओमेगा फेरोमोन्स का ज्यादा असर नहीं होता, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो शांत हो जाओ, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ठीक है? अब तुम सेफ हो। फिर वो अपनी बाहें फैलाकर उससे कहता है मेरी तरफ देखो, तुम्हें पता है तुम रिग्रेट करते अगर तुम अपने सामने इतने हॉट लड़के को नहीं देख पाते। क्या तुम इस हैंडसम बड़े भाई के गले लगना चाहोगे? मेरे पास बहुत गर्म बाहें हैं। ये सुनकर जेन को उस पर हंसी आ जाती है। फिर कैलम उसके सर को पैट पैट करता है और अपने शर्ट से उसे ढक देता है और उसे अपने गोद में उठाकर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। ये बोलने के बाद वो उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जेन की मॉम जेन को डांट रही थी। वो उससे कहती है सीरियसली तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ही बीटा है, फिर तुम ओमेगा कैसे बन गए? ये सुनकर जेन रोने लगता है। तभी कैलम जेन की मॉम से कहता है आंटी ऐसा नहीं है कि वो ओमेगा बनना चाहता था, आप ऐसा क्यों कह रही हैं जैसे ये उसकी गलती है। ये बोलने के बाद वो जल्दी से जेन के पास जाता है और उसके आंसू वाइप कर देता है। फिर उससे कहता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए दोषी महसूस मत करो। ये बचाए जाने की एक असामान्य कहानी थी और इस तरह जेन अपने शूरवीर के प्रति पूरी तरह से आकर्षित हो गया। उस दिन के बाद से जेन रॉन्ग अक्सर आर्ट रूम की सफाई करने के लिए अपनी इच्छा से आगे आता था। यह बस इसलिए था ताकि वह कैलम को देख सके, लेकिन अफसोस उसकी जलती हुई निगाहें बहुत तीव्र थी क्योंकि हर बार वो आसानी से कैलम की गिरफ्त में आ जाता था, मतलब पकड़ा जाता था जब भी वो कैलम को छुपके देखता था। आधे महीने बाद ये सिचुएशन बदल गया जब कैलम ने जेन से बात करने की पहल की, जिससे वे दोनों और करीब आ गए। कैलम हाल ही में पोर्ट्रेट का प्रैक्टिस कर रहा था। वो जेन से उसका मॉडल बनने के लिए पूछता है। जेन मान जाता है, वो हाँ कह देता है। कैलम ने जेन के कई चित्र बनाए। उनका बॉन्डिंग रिलेशनशिप उपजाऊ मिट्टी की तरह विकसित हुआ। ये जेन की पेंटिंग है जिसे कैलम ने बनाया है। जेन इसे देखकर हैरान हो जाता है और कैलम से कहता है तुम मुझे अपने ड्राइंग में हमेशा बहुत सुंदर दिखाते हो। तो कैलम कहता है क्योंकि तुम हमेशा ही बहुत प्यारे रहे हो। ये कहने के बाद वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखने लगते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। उन दोनों के फादर आते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोग किस लिए खड़े हो। फिर वो कैलम के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मिस्टर इम्पोर्टेंट, आपसे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्या ऐसा नहीं है? कैलम कहता है मैं ऐसा नहीं कह सकता, देखिए जैसे ही आपने मुझे बुलाया मैं दौड़ते हुए चला आया, क्या ऐसा नहीं है? फिर उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुमने अभी तक अपने ब्रदर और ब्रदर इन लॉ को हेलो कहा? कैलम कहता है हाँ मैंने किया। फिर वे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तब उसके फादर कहते हैं यह बहुत रेयर है कि हम सब एक साथ हो सके, तो आइए एक अच्छी पारिवारिक बातचीत करें। ये कहने के बाद वो कैलम से पूछते हैं तुम्हारा स्टूडियो कैसा चल रहा है? क्या मैंने तुम्हें जो स्टार्टअप कैपिटल दिया है वह काफी है? कैलम कहता है यह अच्छा चल रहा है और यह पर्याप्त है। उन दोनों की बातें सुनकर मारियस स्टूडियो के बारे में पूछता है तो उसके फादर उसे बताते हैं तुम्हारे भाई ने एक गेम स्टूडियो शुरू किया है। मारियस कहता है तो ऐसा है। फिर वो स्माइल करते हुए कैलम से कहता है अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो बेझिझक पूछें, भाई शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसके फादर कहते हैं यह सही है, कैलम अभी लौटा है और भाई होने के नाते आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तब कैलम कहता है क्या मारियस इस समय ग्रुप का CEO नहीं है? वो बहुत बिजी होगा, मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने उस गेम का फ्रेमवर्क भी पूरा कर लिया है जिसे मैं विकसित करने की योजना बना रहा हूँ। उसके फादर कहते हैं सचमुच यह अमेजिंग है कि तुम एक बेटा होने के बावजूद भी अपना खुद का एक बिजनेस स्थापित कर सकते हो। इससे पता चलता है कि कैलम के फादर कैलम को भी ज्यादा नहीं मानते क्योंकि वो एक बेटा है। उन्हें लगता है कि बेटा में इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो खुद से कुछ बड़ा कर सके। मारियस के फादर की बात सुनकर जेन सैड हो जाता है। वो सोचता है यह फिर से है एक अल्फा का प्राइड, मतलब गर्व और तिरस्कार। उसने कभी भी कैलम के सपनों और उसके कड़ी मेहनत पर ध्यान नहीं दिया। वो सोचता है कि बेटा का एवरेज होना नेचुरल है। तभी कैलम हंसते हुए अपने फादर से कहता है फादर आपका क्या मतलब है? यह तो बहुत ही छोटी बात है, मैं निश्चित रूप से एक हिट गेम बनाऊंगा जो आप सभी को इम्प्रेस करेगा। उसके फादर वाइन पीते हुए कहते हैं
हैं, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। उनकी बातें सुनकर मारियस सोचता है केवल कैलम ही उसे हार स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता है। तभी कैलम के फादर जेन के आगे एक डिश रखते हैं तो कैलम जेन की ओर देखते हुए कहता है, जेन माय ब्रदर इन लॉ साशिमी नहीं खाता है ना। उसके फादर कहते हैं, क्या ऐसा है? तब जेन कहता है, नहीं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। ये बोलकर वो खाने लगता है। कैलम के फादर उसे देखते हैं और कहते हैं, अच्छा है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।